सबसे संजीदा और साथ ही हॉलीवुड के सबसे मेहरबान एक्टर, एक अनोखे डेविल्स एडवोकेट और मजाकिया टेड। बायोग्राफर चैनल पर हमारे आज की वीडियो के हीरो हैं दिलकश कियानो रीव्स। अल पचिनो इस एक्टर को नापसंद क्यों करते थे? कियानो कई बार मौत के बहुत करीब क्यों गए? और द मैट्रिक्स में हिस्सा लेने के लिए उन्हें क्या कुर्बानी देनी पड़ी? ये सब आप जल्द ही जानेंगे, लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब बटन और घंटी पर क्लिक करें ताकि आप सबसे पहले अपनी पसंदीदा हस्तियों की नई वीडियो बायोग्राफी की रिलीज के बारे में जान सके। क्या आपने बटन दबा दिया? वैसे भी आप बहुत शानदार हैं। अब वीडियो का मजा लें। कियानो चार्ल्स रीव्स का जन्म 2 सितंबर 1964 को लेबनान की राजधानी बेरूत में हुआ था। उनकी मां पैट्रिशिया बॉन्ड एक शो गर्ल थी और उनके पिता सैमुअल रीव्स एक जियोलॉजिस्ट थे। कियानो के बेहतरीन दिखने की वजह उनके पिता की हवाई और पुर्तगाली जड़ें और उनकी मां की अंग्रेजी और आयरिश जड़ें हैं। इस लड़के का ऐसा अनोखा नाम हवाई लैंग्वेज से आया है और इसका मतलब होता है पहाड़ों पर ठंडी हवा। कियानो रीव्स के पिता एक सीधे साधे आदमी नहीं थे। उन्होंने ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करी थी। उन्होंने एयरपोर्ट में हीरोइन बेचने के आरोप में हवाई में जेल के दौरान हाई स्कूल डिप्लोमा किया था। वक्त के साथ साथ उन्होंने न केवल ऐसी चीजों को बेचना शुरू किया बल्कि उनका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। कियानो के जन्म के 2 साल बाद परिवार की एक नई मेंबर बेबी किम का जन्म हुआ। जैसे ही कियानो 3 साल के हुए, सैमुअल ने परिवार को छोड़ दिया। उन्हें ड्रग्स रखने और बेचने के आरोप में कई बार गिरफ्तार किया गया। पैट्रिशिया ने बच्चों की जिंदगी में या उनके दिए गए गुजारा भत्ता पर भी भरोसा करना छोड़ दिया था। 13 साल की उम्र में रीव्स अपने पिता से आखिरी बार कुआई आइलैंड पर मिले थे। उसके बाद उन्होंने कई सालों तक उनसे बातचीत करना बंद कर दिया था। मेरे कोई पिता नहीं थे, शायद मैं उन्हें पाना चाहता था। आप इसे खासकर ज्यादा महसूस तब करते हैं जब आप बड़े होने लगते हैं और आपको किसी आदमी की सलाह की जरूरत होती है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सैम से बातचीत न हो पाने से बहुत परेशान था, क्योंकि मेरे लिए वो एक अजनबी थे। ब्रेकअप के बाद पैट्रिशिया सुकून की तलाश में सिडनी चली गई, जहाँ उन्हें किसी परफॉर्मेंस के असिस्टेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पर नौकरी मिली। उन्हें बहुत कम पैसे मिलते थे और ऑस्ट्रेलिया में जिंदगी जीना लेबनान के मुकाबले काफी ज्यादा महंगा था। उस औरत ने एक एक करके काफी बदलाव किए। आखिर में पैट्रिशिया ने न्यूयॉर्क में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। बच्चों के लिए उनका अगला कदम आसान नहीं था। भाई और बहन को बस ऑस्ट्रेलिया की आदत हो ही रही थी कि फिर से जगह के बदलाव ने उनके दिमाग को थका दिया था। लेकिन न्यूयॉर्क में कियानो पहली बार थिएटर के पर्दे के पीछे थे, जहां पैट्रिशिया को कुछ वक्त के लिए नौकरी मिली थी। छोटे से कियानो को शो बनाने के जादुई तरीके का एक हिस्सा बनना बहुत पसंद था। दरअसल बच्चे आमतौर पर ऐसा बनना चाहते हैं जिसका काम वो हर दिन देखते हैं। थिएटर मेरे लिए घर जैसा था। हम बचपन से ही पर्दे के पीछे घूमते रहे हैं, इसीलिए मेरे पास बस कोई खास ऑप्शन नहीं था। लेकिन वो लंबे वक्त तक न्यूयॉर्क में नहीं रहे। कियानो 6 साल के थे जब उनकी मां ने ब्रॉडवे के डायरेक्टर पॉल एरन से शादी की। पूरा परिवार टोरंटो चला गया। उस वक्त से कियानो ने हमेशा मेहमान नवाज कनाडा को ही अपना वतन माना है। असल में डिजाइन में पढ़ाई करने की वजह से पैट्रिशिया ने एक पोशाक डिजाइनर बनकर अपना करियर शुरू करने का फैसला किया और इसमें काफी कामयाब भी रही। उन्होंने एमिलियो हैरिस, डॉली पार्टन और डेविड बोवी के लिए पोशाक बनाई। कियानो का सिनेमा के लिए प्यार खास तौर से उनके सौतेले पिता की बदौलत जगा। पॉल एरन उन्हें रिहर्सल के लिए ले जाते थे, जिसकी बदौलत लड़का असली फिल्म मेकिंग के बारे में सही से जान पाया। पॉल के डायरेक्शन में चलते एक प्रोजेक्ट में कियानो एक असिस्टेंट बने। मैं लिलियन गिश के लिए सोडा ला रहा था जब स्टार वॉर्स आई थी। उन्होंने कहा, आजकल का सिनेमा, ये मेरे लिए बहुत इज्जत की बात थी। जब मैं बच्चा था तब मैं अपने सौतेले पिता के साथ थिएटर और रिहर्सल जाता था, तो मुझे लगता है कि शायद ये हमारा रिवाज है। बदकिस्मती से 2 साल से भी कम वक्त के बाद पॉल की बेवफाई की वजह से शादी टूट गई। ब्रेकअप के बावजूद पॉल ने कियानो और किम के साथ बातचीत जारी रखी, जिनसे वो दिल से जुड़े हुए थे और फ्यूचर में उन्होंने कहीं न कहीं कियानो का करियर बनाने में भी मदद की। पैट्रिशिया की जिंदगी में एक मुश्किल दौर शुरू हो गया था।
वो एक अकेली माँ थी जो सुबह से रात तक काम करती और अपने बच्चों को उनकी जरूरत की हर चीज मुहैया कराती। कियानो और किम के डिसलेक्सिया की खबर से हालात मुश्किल हो गए, जिसने उनके स्कूल की परफॉर्मेंस पर भी असर। रीव्स के लिए बच्चों के बेहुदे और खराब रवैये की वजह से कियानो जल्द ही सबसे अलग थलग और डर डर के जीने वाले बन गए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए वो अपनी मुश्किलों का सामना करने में कामयाब होते गए। डिसलेक्सिया के बावजूद कियानो रीव्स बचपन से ही अच्छे लेवल पर शतरंज खेलते रहे। उन्होंने बड़े खिलाड़ियों को भी चैलेंज दिया और हर खेल जीतने पर सामने वाले से $1 लेते थे। कुछ वक्त बाद कियानो की मां ने दूसरी शादी कर ली। पेट्रिशिया के पति एक रॉक म्यूजिक प्रमोटर रॉबर्ट मिलर थे। 1976 में परिवार में एक बेटी करीना का जन्म हुआ। कियानो को असल में पढ़ना पसंद नहीं था। इस फ्यूचर एक्टर ने परफॉर्मिंग आर्ट के एक जाने माने स्कूल के साथ कई स्कूल बदले। वो बुरे बर्ताव और टीचर्स के साथ झगड़ों की वजह से हर जगह से बाहर कर दिए जाते थे। एक्टिंग क्लासेस में टीचर्स उनसे कुछ नहीं थे और इसी वजह से रीव्स खुद की काबिलियत पर शक करने लगे थे। कियानो ने माना है कि उन्होंने सिनेमा जाने के लिए उनकी नाप। मुझे याद है कि टोरंटो में ब्लू स्ट्रीट सिनेमा नाम का एक खूबसूरत बेहतरीन सिनेमा था और मुझे गर्मियों की वो रातें याद हैं जिसमें अपनी बाइक चलाना और बस निकल जाना, अपनी बाइक को लॉक करना और एक फिल्म में जाना। मुझे ये भी नहीं पता कि वो कौन सी फिल्म रहती, लेकिन मैं बस चला जाता और उनके पास अच्छा नमकीन पॉपकॉर्न रहता और मैं बस वहाँ मजे करता था। उन्हें टोरंटो में रहते हुए एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने का मौका मिला, पर क्या उन्होंने कभी ऐसा सोचा था कि कई सालों के बाद वो वहाँ एक दर्शक की तरह नहीं बल्कि एक एक्टर की तरह उन फिल्मों को पेश करने आएंगे जिनमें उन्होंने एक्टिंग की थी। रीव्स जब 9 साल के थे तब उन्होंने डैम यांकीज नाम के अपने पहले प्रोडक्शन में हिस्सा लिया। क्रिटिक्स ने इस म्यूजिकल को नेगेटिव रिव्यूज दिए। न सिर्फ मेन कैरेक्टर निभाने वाले बड़े एक्टरों को बल्कि कियानो को भी बुरे रिव्यूज मिले, जिससे उनकी हिम्मत टूटने लगी। जल्द ही उस बच्चे को एक और शौक चढ़ गया और वो था हॉकी का। उन्होंने उस खेल में बेहतरीन परफॉर्म किया और बर्फ पर उनके अंदर का भरोसा जगा। टीम मेंबर्स उन्हें इसीलिए द वॉल कहने लगे क्योंकि कियानो आला दर्जे के गोलकीपर थे। लेकिन 14 साल की उम्र में वो बुरी तरह से घायल हो गए और डॉक्टरों ने कुछ ऐसा बताया जिससे उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि कियानो अब खेल नहीं सकते। वो स्कूल से भी बाहर निकल गए और उन्होंने वहाँ वापस न लौटने का फैसला किया। कियानो को उनके बड़े हो जाने का सर्टिफिकेट कभी नहीं मिला। कियानो अपने घर वालों से अलग हो गए और एक साथ 3 जगहों पर पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। एक लोकल हॉकी मैदान में स्केट्स को तेज करना, पार्कों में झाड़ियों को काटना और एक इतालवी रेस्टोरेंट में खाना बनाना। और तभी पॉल एरन ने इनकी जिंदगी में फिर से कदम रखा। ये वो इंसान थे जिन्होंने कियानो को सिनेमा में अपना करियर शुरू करने में मदद की, उन्हें ऑडिशन के लिए बुलाया और एक्टिंग के लिए उनके जुनून को बढ़ावा दिया। 1983 में कियानो को म्यूजिकल फिल्म वुल्फ बॉय में मेन रोल मिला। इसमें 2 नौजवान लड़कों के बारे में बताया गया जो एक मेंटल अस्पताल में मिले और प्यार हो गया। इसका हिस्सा बनने की वजह से कियानो को आसपास के लोगों ने काफी पसंद किया। वहीं सड़कों पर जो लोग उन्हें पहचानते थे वो हमेशा इनके लिए अच्छे नहीं होते थे, इसीलिए अक्सर इन्हें बेइज्जती सहनी पड़ती थी। उसके बाद उन्हें कनाडाई यू टीवी प्रोग्राम गोइंग ग्रेट के लिए एक संवाददाता बनने की पेशकश की गई। 1984 में कियानो रीव्स पहली बार टेलीविजन पर दिखाई दिए, जो था एक कोका कोला एड। और टीवी सीरीज हैंग इन बी के एक एपिसोड में भी। अब वो एक बड़े एक्टर बनने लगे थे जिसे लाखों लोग पसंद करते थे, पर ये इंसान किसी भी छोटे रोल से खुश था। और जब तक नौजवान कियानो और हम स्टूडियो से नए ऑफर्स का इंतजार कर रहे हैं, इस बीच कमेंट्स में लिखें कि आपको इस एक्टर की कौन सी फिल्में सबसे ज्यादा पसंद है। हम दरअसल आपकी राय जानना चाहते हैं। पॉल एरन की मदद से कियानो को एक म्यूजिकल रोमियो एंड जूलियट में मर्कसियो का रोल मिला। क्रिटिक्स ने उनके परफॉर्मेंस को काफी सराहा, जिससे उनकी हिम्मत बढ़ी और वो समझ गए कि वो सही रास्ते पर है। इसके बाद कियानो को टीवी सीरीज हैंगिंग इन, हीट इन द नाइट और कॉमेडी फैक्ट्री में छोटे रोल्स मिले। इससे पहले उन्हें एक और एड मिला, वो था केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स। उनका एक्टिंग करियर अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। जल्द ही ये उम्मीदों से भरा एक्टर एक फीचर फिल्म में अपना पहला रोल पाने में कामयाब रहा। कियानो ने पीटर मार्कल के स्पोर्ट्स ड्रामा यंग ब्लड में एक हॉकी गोलकीपर का रोल निभाया। और हालांकि फिल्म के मेन कैरेक्टर पैट्रिक स्वीजे थे, ये कियानो के लिए खुद को साबित करने का एक अच्छा मौका था। साथ ही उनकी इस खेल में पुरानी महारत यहाँ काम आई। इसके बाद रीव्स ने अपने शहर को छोड़कर अपने सपने की ओर जाने का फैसला किया।
अपने पुराने सौतेले पिता की मदद से उन्हें ग्रीन कार्ड मिला और वो लॉस एंजलिस चले गए। वहां पॉल ने उनकी जान पहचान की एक एजेंट इरविन स्टॉफ को कियानो को अपने अंदर रखने के लिए राजी किया। उन्हें इनका नाम बहुत अजीब लगता था, इसीलिए उन्होंने लंबे वक्त तक कियानो को किसी तरह का निकनेम रखने के लिए मनाने की कोशिश की। एक्टर को बहुत सारे अनोखे ऑप्शंस मिलने लगे, जैसे कि चक स्पैडिना, और आखिरकार मैनेजर ने उनको नाम बदलने के लिए मनाने की उम्मीद छोड़ दी। And then I tell them that, and they're like, no, and I'm like, what's wrong with Chuck Spadina? Isn't that kind of the direction you want? Dude, your name is almost Chuck Spadina. It's my favorite thing. No, but then they didn't like that, so then I went. उनका काम जल्द ही शुरू हो गया। 1986 में कियानो के 8 प्रोजेक्ट्स रिलीज हुए। हालांकि हम उन सभी को कामयाब नहीं कर सकते। कियानो ने डिज्नी स्टूडियो टेलीविजन फिल्म यंग अगेन में मेन हीरो के एक जवान वर्जन का रोल निभाया, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे एक बिजनेसमैन फिर से जवान बनना चाहता था और उसकी चाहत पूरी हुई। इसके बाद शॉर्ट फिल्म वन स्टेप अवे भी कामयाब नहीं रही। हालांकि इससे एक्टर को पहली बार मेन रोल निभाने का मौका मिला। उसी साल रीव्स को वियतनाम की जंग पर बनी ओलिवर स्टोन की फिल्म प्लाटून में प्राइवेट क्रिस का रोल निभाने की पेशकश की गई। हालांकि कियानो ने एक नर्म दिल अमन पसंद होने के नाते रोल से इनकार कर दिया। नतीजतन चार्ली शीन को मेन रोल मिला और फिल्म ने कई नॉमिनेशंस में एक ऑस्कर भी जीता। क्या कियानो को मना करने पर पछतावा हुआ? कौन जाने। उन्होंने टेलीविजन फिल्मों जैसे एक्ट ऑफ वेंजेंस और द ब्रदरहुड ऑफ जस्टिस के साथ साथ कम बजट के रोमांटिक ड्रामा फ्लाइंग में मुस्तैदी से एक्टिंग करनी जारी रखी। सच बताएं तो एक नौसिखिया एक्टर की एक्टिंग से क्रिटिक्स हमेशा खुश नहीं थे, लेकिन रीव्स ने हार नहीं मानी और अपने सपने की ओर बढ़ते रहे। ड्रू बैरिमोर के साथ उन्होंने म्यूजिकल बेब्स इन टॉयलेट में एक्टिंग की। रीव्स को रिवर्स एज नाम के ड्रामा में आने के लिए अच्छे रिव्यूज मिले। उन्होंने एक स्कूली लड़के मैट का रोल निभाया था, जो एक कश्मकश में था कि उसके दोस्त ने उसके क्लासमेट का मर्डर किया था। ये बात अधिकारियों को बता दूं या दोस्ती के नाम पर इस अपराध को छिपाए रखूं। फिल्म अंडर द इन्फ्लुएंस को भी काफी अच्छे रिव्यूज मिले। टीवी सीरीज द ट्रेसी उल्मैन शो और ट्राइंग टाइम्स में कुछ कैमियो रोल पाने के बाद रीव्स फिल्म डेंजरस लाइजेंड्स में दिखाई दिए। ये कियानो के लिए खुद का एक नया पहलू दिखाने का मौका था। फिल्म की कास्ट बहुत अच्छी थी। जॉन माल्कोविच, मिशेल फाइफर और नौसिखिया उमा थुरमैन ने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था कि डायरेक्टर स्टीफन फ्रीयर्स एक सीरियस रोल निभाने के लिए एक ऐसे एक्टर को बुलाने का बड़ा जोखिम उठा रहे थे जो ज्यादातर नौजवान लड़कों का रोल निभाता था। फिल्म डेंजरस लाइजेंस ने 1989 में 3 ऑस्कर जीते, लेकिन बदकिस्मती से कियानो को बहुत नापसंदी झेलनी पड़ी। फिर भी कड़ी मेहनत का फल मिला और एक्टर ने ज्यादा कमाई करना शुरू कर दिया। अब वो और ज्यादा महंगे घर का खर्च उठा सकते थे, लेकिन आराम की चीजों पर पैसा खर्च करने के बजाय उन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीदी। कैलिफोर्निया की पहाड़ियों में बाइक चलाना उनका जुनून बन गया। कियानो को नाइट ट्रिप्स पसंद थी, जब हाईवे पर लगभग कोई कार ना रहे और वो खतरनाक मोड़ में बाइक चला सकें। लेकिन इस तरह के कारनामों का नतीजा हमेशा अच्छा नहीं होता। एक दिन वो जादुई ढंग से एक चट्टान से गिरते गिरते बचे। एक्टर ने एक हफ्ते अस्पताल में टूटी पसलियों और फटे हुए लिवर के साथ बिताए। एक्सीडेंट के बाद कियानो को ठीक होना था, इसीलिए उन्हें कई कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ा। उनकी बहन किम ने उन्हें वापस ठीक करने में मदद की। वो खास तौर पर अपने भाई की देखभाल के लिए लॉस एंजलिस आई थी। बाइक की वजह से और उनके एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा प्यार होने की वजह से कियानो ने लगभग 1 साल के लिए सीरियस प्रोजेक्ट्स खो दिए। जैसे ही उनके घाव ठीक हुए, वो अपने शौक पर फिर से लौट आए और आने वाले वक्त में उन्होंने इसी तरह के रोमांच के लिए अपनी जिंदगी को कई बार जोखिम में डाला। काम पर लौटने के बाद कियानो ने नौजवान के रोल वाली फिल्म में काम करना जारी रखा। 1988 में उनकी हिस्सेदारी वाली द नाइट बिफोर और द प्रिंस ऑफ पेंसिल्वेनिया नाम की कॉमेडी मूवी रिलीज हुई। उसके बाद आने वाला ड्रामा परमानेंट रिकॉर्ड को काफी नापसंद किया गया, लेकिन साथ ही कई लोगों ने कियानो की एक्टिंग की तारीफ की। कियानो ने वक्त वक्त पर पर्दे पर एक नौजवान का रोल निभाया। एक्टर को ये भी चिंता सताने लगी कि वो इस तरह के रोल से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। रीव्स तेजी से एक ऐसी फिल्म की तलाश में लग गए जो उनके आगे बढ़ने का रास्ता बदलने में मदद करे। फिर भी दर्शकों को, जो कियानो को उनके नौजवान वाले रोल्स के लिए पसंद करते थे, उनके पास इस एक्टर को इस तरह की रोल में देखने का एक और मौका मिला। 1989 में एक कल्ट फिल्म बिल एंड टेड्स एक्सीलेंट एडवेंचर रिलीज हुई। कहानी को एड सोलोमन और क्रिस मैथेसन ने 1983 में एक स्टूडेंट इम्प्रोवाइजेशन क्लास में बनाया था।
स्टेजिंग के बाद उन्होंने लोकल कॉफी की दुकानों में मिलते हुए सिर्फ 4 दिनों में स्क्रिप्ट लिखी। बिल और टेड का रोल करने के लिए कियानो रीव्स और एलेक्स विंटर के अलावा किसी और को सोचना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन शुरुआत में दोनों एक्टर ने इसके उल्टे रोल के लिए ऑडिशन दिया था। हालांकि ऑडिशन की रिकॉर्डिंग देखने के बाद सोलोमन और मैथिसन ने इन एक्टर के रोल्स की अदला बदली करने का फैसला किया। पहले तो शेवी वैन को बिल और टेड की टाइम मशीन बनाया जाना था, लेकिन प्रोड्यूसर्स को ये डर था कि इसे बैक टू द फ्यूचर की तरह न कहा जाने लगे, इसीलिए कार को फोन बूथ से बदल दिया गया। ये अजीब बात है कि उन लोगों को फोन बूथ वाले किसी और टाइम ट्रेवलर के बारे में याद नहीं था। बिल एंड टेड्स एक्सीलेंट एडवेंचर एक कल्ट बन गई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी चली। इसके एनिमेशन, गेम और कॉमिक बुक वर्जन आए और एक सीक्वल भी। बदकिस्मती से वो उतना अच्छा कामयाब नहीं हुआ जितना वो चाहते थे, और जाहिर है बिल और टेड ने हमें एक जाना माना मीम दिया। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि फिल्म ने कियानो रीव्स के करियर की शुरुआत की, जो इस बात से भी डरने लगे थे कि कहीं उन्हें केवल टेड के रोल के लिए ही न याद किया जाए। उस कैरेक्टर से असल में, प्रेस में, उनकी इमेज में और पहली बार उनके लिए सबके रिएक्शन में बहुत सुधार हुआ। 1989 में ट्रेजिक कॉमेडी पेरेंटहुड रिलीज हुई। इस एक्टर ने डायन वीस्ट और स्टीव मार्टिन के साथ काम किया। Chicken's burning. Oh. फिल्म को जबरदस्त रिव्यूज मिले और साथ ही कई ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशंस मिले। डायरेक्टर रॉन हावर्ड के साथ काम करने की वजह से बाकी फिल्म डायरेक्टर्स ने भी कियानो पर ध्यान देना शुरू किया। उसी साल रिलीज हुई लाइफ अंडर वाटर, जो वही कामयाबी नहीं पा सकी। हालांकि साथ ही साथ अगले प्रोजेक्ट ब्लैक कॉमेडी आई लव यू टू डेथ ने कामयाबी हासिल की, और इस फिल्म में हिस्सेदारी ने कियानो को उनके लिए एक हटके रोल में खुद को आजमाने का मौका दिया, जिसमें बहुत ऊंचे और अच्छे उसूल नहीं थे और जिसमें ड्रग्स की एक भूख भी जुड़ी हुई थी। इसके अलावा इसी फिल्म में वो रिवर फीनिक्स से मिले, जो उनके करीबी दोस्त बन गए। वो एक चमकदार एक्टिंग फ्यूचर और एक मुश्किल बचपन से शुरू हुए एक ही तरह के सपने से बंधे हुए थे। रिवर के माता पिता हिप्पी थे और बहुत गरीबी में रहते थे। दोनों ने एक साथ काफी वक्त बिताया और एक दूसरे पर कई तरह से असर डाला। रिवर को मोटरसाइकिलों में दिलचस्पी हो गई और कियानो ने हल्के ड्रग्स लेने शुरू कर दिए, जो उस वक्त लॉस एंजलिस के लिए एक आम बात थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद कियानो रीव्स को कॉमेडी ट्यून इन टुमारो में एक रोल मिला, जहां वो फेमस कोलंबो पीटर फॉक के साथ एक ही सेट पर थे। हालांकि ये फिल्म कोई खास कामयाब नहीं रही, लेकिन कियानो भले ही किसी और तरह से हो रहे हो, पर धीरे धीरे एक स्कूली लड़के के कैरेक्टर से बाहर आ रहे थे। 1991 में गस वैन जैंट की इंडिपेंडेंट फिल्म माई ओन प्राइवेट आइडाहो रिलीज हुई, जहां कियानो ने बागी स्कॉट का रोल निभाया, जो एक प्रोटेस्ट के तौर पर सड़क पर जिस्म फरोशी किया करता था। गस वैन जैंट शेक्सपियर की नाटक हेनरी IV और हेनरी V के साथ साथ जॉन रिची की नॉवेल द सिटी ऑफ नाइट से ये फिल्म बनाने के लिए इंस्पायर्ड थे। फिल्म के कंट्रोवर्शियल और अजीब थीम होने की वजह से डायरेक्टर को पैसे की दिक्कत हो रही थी। उन्होंने सोच रखा था कि रीव्स और रिवर फिनिक्स ही मेन रोल निभाएंगे, लेकिन उनका मानना था कि इन एक्टर्स के एजेंट किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं लेंगे जिसमें उन्हें ज्यादा पैसे का वादा न किया गया हो, और अगर रीव्स को स्क्रिप्ट मिली तो रिवर के एजेंट उन्हें इस ऑफर के बारे में नहीं बताएंगे। कियानो मान गए, जिसकी वैन जेंट को उम्मीद भी नहीं थी। वो कहानी से काफी इम्प्रेस थे और उनका कहना था कि फिनिक्स उनके साथ एक्टिंग करने के लिए आसानी से मान जाएंगे। उस वक्त रिवर अपने परिवार के साथ फ्लोरिडा में वक्त बिता रहे थे। बिना सोचे समझे रीव्स, जो उस वक्त टोरंटो में थे, उन्होंने एक बाइक ली और अपने दोस्त को स्क्रिप्ट देने के लिए हजारों मील की दूरी तय की। रिवर को स्क्रिप्ट पसंद आई और वो मान भी गए। फिल्म की तैयारी के दौरान कुछ एक्टर और क्रू मेंबर वैन जेंट के घर में बस गए। वो सभी जवान, खुले और क्रिएटिव लोग थे, इसीलिए बहुत जल्द ही वो जगह हर रात जाम सेशंस के साथ लगभग हमेशा की हाउस पार्टी में बदल गई, और म्यूजिक के साथ साथ बेशक शराब और उससे ज्यादा कुछ खतरनाक भी रहता था। डायरेक्टर ने पहले तो इसे नहीं रोका। टीम एक इंडिपेंडेंट फिल्म की शूटिंग कर रही थी और ऐसा माहौल शायद सभी को सही मूड में लाने के लिए था, लेकिन कुछ वक्त के बाद सब कुछ कंट्रोल से बाहर जाने लगा और वैन जेंट को कुछ वक्त के लिए अपने ही घर से बाहर जाना पड़ा, ताकि कम से कम कुछ नींद पूरी की जा सके और स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव किए जा सकें। जब डायरेक्टर लौटे तो शूटिंग के लिए सब कुछ तैयार था। असल स्क्रिप्ट में सिर्फ 70 पेज थे, जो लगभग 70 मिनट की फिल्म के लिए ठीक थे। वैन जेंट चाहते थे कि एक्टर्स कहानी को अपने मुताबिक चलाएं और उन्हें क्रिएटिव रहने की पूरी आजादी दी। डायरेक्टर ने जॉन रिची की नॉवेल सिटी ऑफ नाइट की कॉपीज भी रिवर और कीव्स को दी, ताकि उन्हें स्ट्रीट डीलरों की सोच जानने में मदद मिल सके।
किताबी कीड़ा होने की वजह से रीव्स ने न केवल वो नॉवल पढ़ी बल्कि रिची की 5 और किताबें भी पढ़ी। जहाँ तक फीनिक्स का सवाल है, उन्होंने पहले पैराग्राफ के बाद पढ़ना बंद कर दिया। वो दोनों अलग थे, लेकिन यही इस जोड़े की ताकत थी। दोनों एक्टर्स असल में इस प्रोजेक्ट में दिल से शामिल हो गए। रिवर फीनिक्स ने फेमस कैंप फायर सीन का अपना वर्जन भी लिखा और डायरेक्टर इसे शूट करने के लिए तैयार हो गए। इस सीन में बोले गए प्यार और सेक्स के बीच के फर्क की सोच को जाहिर करने वाले खास लफ्जों को रिवर ने ही लिखा था। What's your most lasting memory from making this movie? River Phoenix. माई ओन प्राइवेट आइडाहो को क्रिटिक्स ने खूब सराहा और कई जाने माने फिल्म अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया। कियानो को बड़े सिनेमा की दुनिया में पहचाना जाने लगा। हालांकि उस फिल्म में एक्टिंग करने के बाद भी उन्हें स्कॉट से ज्यादा टेड के लिए ही जाना जाता था। अगली फिल्म ने कियानो को स्टंट, लड़ाई और हथियारों की दुनिया से रूबरू कराया। ये एक एक्शन क्राइम फिल्म पॉइंट ब्रेक थी, जहां रीव्स पैट्रिक स्वेजी के साथ फिर से काम कर रहे थे। एक्टर ने एक FBI एजेंट का रोल निभाया जो सिर्फ लुटेरों के एक गिरोह को खत्म करता है। पहले तो ये सोचा गया था कि पैट्रिक स्वेजी जॉनी यूटा का रोल निभाएंगे, लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद पैट्रिक ने प्रोड्यूसर्स को बोधी का रोल करने के लिए मना लिया और जॉनी का रोल कियानो के पास चला गया। शूटिंग शुरू होने से पहले ना तो पैट्रिक स्वेजी, ना कियानो रीव्स और ना ही लॉरी पेटी ने कभी सर्व किया था। वहीं लॉरी पेटी ने तो फिल्म पर काम शुरू होने के 2 महीने पहले तीनों हवाई गए, जहां उन्होंने सर्फिंग का कोर्स किया। रीव्स को इस तरह की बाहरी सरगर्मी इतनी पसंद आई कि बाद में ये उनका शौक बन गया। इसके अलावा रोल की तैयारी के लिए कियानो रीव्स ने लॉस एंजलिस में असली FBI एजेंटों के काम को देखा और एक असली फुटबॉल टीम के साथ ट्रेनिंग की। दिलचस्प बात यह है कि मिडबस्टर्स ने बाद में फिल्म के कुछ इवेंट्स की असलियत में जांच की। उन्होंने कियानो के कैरेक्टर के बिना पैराशूट से कूदने और स्वेजी को पकड़ने के सीन्स को सच्चे होने के बारे में अपना शक जाहिर किया। पता ये चला कि फिजिक्स के पहलू से ये मुमकिन तो था, लेकिन उस हालत में वो लोग 90 सेकंड से ज्यादा वक्त तक हवा में नहीं रहे होंगे, जबकि फिल्म में उनके पास बात करने और बहस करने का वक्त था। पॉइंट ब्रेक को रिलीज के तुरंत बाद क्रिटिक्स और बाकी सबसे बुरा बर्ताव झेलना पड़ा, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये अच्छी चली। फिल्म असलियत में थोड़ी देर बाद फेमस हुई और जॉनी यूटा के रोल ने कियानो को एक असली नौजवान सितारा बना दिया। 1992 में उन्हें MTV मूवी अवार्ड ने मोस्ट अट्रैक्टिव मैन चुना। कुछ वक्त के लिए कियानो को बेस गिटार बजाने में दिलचस्पी हुई। एक्टर ने 23 साल की उम्र में अपना पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदा और सिर्फ एक म्यूजिकल लेसन लिया। इसके बाद गिटार बजाना सीखना खुद से शुरू किया, बस रोज तारों को हिलाते रहते थे। 1991 में वो रॉबर्ट मेलहाउस से मिले और उन्होंने मिलकर एक रॉक बैंड डॉग स्टार बनाया। अफवाह है कि वो एक किराने की दुकान पर मिले थे। उनके एक तरह के शौक ने दोस्ती की शुरुआत करी और जल्द ही मिलकर क्रिएटिविटी को जन्म दिया। हर रात उन्होंने म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट किया। कियानो बेस गिटार बजाते और रॉब कीबोर्ड और ड्रम पर रहते। 1994 में गायक और गिटारिस्ट ब्रेड टॉम रोज उनके साथ शामिल हुए और कुछ महीने बाद ही उन्होंने पूरे अमेरिका का दौरा किया। बैंड लगभग 10 सालों तक रहा और इन्होंने 3 एल्बम रिलीज किए। लेकिन चलिए अब वापस चलते हैं कियानो के एक्टिंग करियर में। पॉइंट ब्रेक की रिलीज ने उन्हें जितना फेमस किया, उसकी बदौलत उन्हें अब तक के सबसे महान डायरेक्टर्स में से एक के साथ काम करने का मौका मिला। एक्ट्रेस विनोना राइडर के दिमाग में ड्रैकुला को एक नए सिरे से दिखाने का ख्याल आया, जो इस प्रोजेक्ट को लेकर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला के पास गई। उन्होंने सोचा था कि शायद डायरेक्टर अपनी नौकरी की वजह से मना कर देंगे, लेकिन जब उन्होंने ड्रैकुला वर्ड सुना तो उनकी आंखें चमक उठी। ये उनकी पसंदीदा कहानियों में से एक थी। फिल्म के कलाकारों की पसंद विनोवा की चाहत के मुताबिक करी गई। कियानो रीव्स भी उन कैंडिडेट की लिस्ट में थे जिन्हें उन्होंने मंजूरी दी थी, पर इस एक्टर ने उस वक्त लगातार कई फिल्मों में एक्टिंग किया हुआ था और उनका शरीर थका हुआ था। वो इस रोल को ठुकरा भी देते, लेकिन वो एक महान डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका नहीं चूकना चाहते थे। पर बदकिस्मती से कोपोला के मन में उनकी जैसी सोच नहीं थी। कास्टिंग में बहुत सारी परेशानियां आईं। कियानो ने खुद को अच्छा दिखाना जारी रखा और विनोना ने उनको चुनने पर जोर देना जारी रखा। डायरेक्टर मान तो गए, लेकिन बाद में उन्हें इस बात का कई बार पछतावा हुआ। कोपोला ने सभी एक्टर्स को फिल्म की तैयारी के लिए इकट्ठा किया और उन्हें आम स्क्रिप्ट के बजाय ब्रैम स्टोकर की ओरिजिनल नॉवेल पढ़ाई। इस सब में 2 दिन लगे, जिस दौरान कियानो को खुद पर यकीन नहीं था। वो कंफ्यूज थे और बस ऐसे ही उसे पढ़ लिया। शायद थकान ने कियानो के काम की क्वालिटी पर असर डाला, क्योंकि उनके साथ काम करने वाले कई लोगों ने कहा कि वो यहाँ कुछ अलग थलग हैं और बिना इमोशन के काम कर रहे हैं।
बाद में कोपोला ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने हॉर्कर के रोल के लिए एक गलत एक्टर को चुन लिया था। वो चाहते थे कि लड़कियों को उनके कैरेक्टर को दिखने के अंदाज से प्यार हो जाए, इसीलिए वो एक नौजवान ब्लॉकबस्टर हीरो की तलाश में थे। हालांकि जाती तौर पर कोपोला को कियानो से कोई शिकायत नहीं थी। फिल्म इंडस्ट्री में मुझे आज तक जितने भी नौजवान मिले हैं, उनमें से वो बहुत प्यारे और ईमानदार और एक अच्छे इंसान और एक दरिया दिल इंसान हैं। और मुझे खुशी है कि मैंने ये जाना वो सबसे अच्छे इंसान हैं जिनसे आप कभी भी मिलना चाहेंगे। डायरेक्टर ने इस बात का खासा ध्यान रखा कि फिल्म जितनी हो सके उतनी ज्यादा असली दिखे। रीव्स और राइडर की शादी की सीन के लिए कोपोला ने एक असली रोमनाई पुजारी को बुलाया। कई सालों तक इस बात को लेकर चर्चा रही कि क्या दोनों एक्टर्स ने सच में शादी करी थी। Winona says we are. Coppola says we are. So I guess we're married. Under the eyes of God. राइडर अक्सर इस मजेदार बात को याद करते हुए मजाक में कहती थी कि इस जोड़े की शादी को लगभग 30 साल हो चुके हैं। रीव्स के मुताबिक राइडर अक्सर उन्हें हेलो हस्बैंड लिखकर टेक्स्ट भेजा करती थी। फिल्म को ड्रैकुला के बारे में ओरिजिनल किताब की बिल्कुल 95वीं बरसी पर रिलीज किया गया था। ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इसे कई बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेशंस मिले, लेकिन क्रिटिक्स से मिले जुले रिव्यूज मिले, जिसमें सबसे बुरा कियानो को कहा गया। क्रिटिक्स और दर्शकों को एक्टर की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई और रीव्स के लंदन एक्सेंट को करने की कोशिश को सिनेमा में सबसे खराब एक्सेंट कहा गया। एक खास तौर से तीखे रिव्यू में कहा गया कि रीव्स को हर जुमले के खत्म होने पर बस किसी तरह डूड वर्ड बोलने से रोकना पड़ा। कियानो के मुताबिक इनकी नाकामयाबी की सबसे बड़ी वजह शारीरिक थकावट थी। शूटिंग ने एक्टर की ताकत को पूरी तरह से चूस लिया था, इसीलिए उन्होंने एक छोटी छुट्टी ली, जिसका कुछ हिस्सा उन्होंने अपने दोस्त रिवर फिनिक्स के साथ बिताया। 1993 में कियानो ने बर्नार्डो बर्टोलुची की फिल्म लिटिल बुद्धा में राजकुमार सिद्धार्थ का रोल निभाया। रीव्स को उनके सबसे अनोखे दिखने के अंदाज और उनके पिछले प्रोजेक्ट्स की कामयाबी की वजह से ये रोल मिला। बर्नार्डो ने माई ओन प्राइवेट आइडाहो देखी थी और उसमें उन्होंने मुझे देखा। मैं बौद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता था। जब मैं बच्चा था मेरी माँ के पास चीनी आर्टिफैक्ट्स थे, तो मेरे लिए बुद्ध बस एक बड़े मोटे मुस्कुराते हुए आदमी जैसे थे। शूटिंग का कुछ हिस्सा काठमांडू और भूटान में हुआ। फिल्म पर काम करना कियानो के लिए एक असली इंतहाई रोमांचक तजुर्बा था। रूहानी खोज के बारे में एक फिल्म की शूटिंग का प्रोसेस उतना अच्छा नहीं था जितना कियानो ने सोचा था। पूरी फिल्म क्रू को लगातार फूड पॉइजनिंग का सामना करना पड़ा और जिसकी वजह से उन्हें डायरिया हो गया। हालांकि हर चीज के अपने फायदे होते हैं। कियानो को कुछ सीन्स के लिए काफी वजन कम करने की जरूरत थी, इसीलिए फूड पॉइजनिंग और संतरे की डाइट ने इसमें उनकी मदद की। फिल्म काफी अच्छी रही, हालांकि इसे कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिला, सिर्फ इसकी सिनेमेटोग्राफी नोट की गई। लेकिन कियानो को उस वक्त शायद ही क्रिटिक्स की चिंता थी। 31 अक्टूबर 1993 को रिवर फिनिक्स की ड्रग ओवरडोज से मौत हो गई। कियानो रीव्स एक दोस्त की मौत का शोक मना रहे थे। नए लोगों से मिलना उनके लिए हमेशा से मुश्किल था और रिवर उनके लिए एक परिवार और एक सहारा थे। वो अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया। मैं बहुत दुखी था, बल्कि दुख से परे कुछ था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था, बस तुम घंटों तक रोते रहो। इस बीच केनेथ ब्रानाउ की फिल्म मच अडू अबाउट नथिंग रिलीज हुई। रीव्स एक बेहतरीन कास्ट का हिस्सा बने, जिसमें एमा थॉम्सन, डेंजेल वॉशिंगटन, केट बेकिंसेल और कई और सितारे शामिल थे। ये दिलचस्प है कि इस फिल्म की शूटिंग लिटिल बुद्धा से पहले हुई थी और एक्टर ब्रायन ब्लेज ने कियानो को बेसिक मेडिटेशन सिखाया। इससे उन्हें बुद्ध के रोल के लिए तैयार होने में मदद मिली। फिल्म को क्रिटिक्स ने गर्मजोशी से स्वागत किया और रॉटन टोमेटोज की शेक्सपियर की सबसे बड़ी फिल्मों की लिस्ट में 11वें पायदान पर रही। लेकिन कियानो ने फिल्म को अपनी एक्टिंग की नाकामयाबियों में शुमार किया। उनकी परफॉर्मेंस ने क्रिटिक्स को खुश नहीं किया और उन्हें गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड के वर्स्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया। लेकिन इससे उनके पास नए रोल्स की गिनती पर कोई असर नहीं पड़ा। जल्द ही गस वैन जेंट ने एक्टर को अपनी नई फिल्म इवन काउगर्ल्स गेट द ब्लूज में एक्टिंग करने के लिए बुलाया। कियानो को इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ नहीं आया, लेकिन वो मान गए, शायद रिवर फिनिक्स के साथ शूटिंग को याद करते हुए। दिवंगत एक्टर को डेडिकेटेड फिल्म बदकिस्मती से माई ओन प्राइवेट आइडाहो की कामयाबी को दोहरा नहीं पाई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब रही और क्रिटिक्स ने नेगेटिव रिव्यूज दिए। नाकामयाबियों का सिलसिला फिर कामयाबी में बदल गया। 1994 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसकी बदौलत कियानो एक बेमिसाल ऊंचाई पर पहुंच गए। सबसे पहले कियानो ने फिल्म स्पीड में एक्टिंग करने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक स्क्रिप्ट डाई हार्ड फिल्म की तरह ही थी।
इस बीच स्टूडियो ने स्क्रिप्ट के फाइनल वर्जन के लिए जॉस व्हीडन को काम पर रखा था। उन्होंने मेन कैरेक्टर के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बदल दिया। अब जैक एक हताश बागी नहीं था, बल्कि एक तमीजदार नर्म दिल पुलिस वाला था जो लोगों की मदद करने की कोशिश करता था। आखिर में कियानो मान गए। कियानो को तुरंत फिल्म में एक साथी मिली जिनके साथ उनका तालमेल अच्छा बैठने लगा। वो थी सैंड्रा बुलॉक। अब वो ट्रायल रीडिंग में बहुत अच्छे लग रहे थे। उस वक्त बुलॉक नई आई थी और कियानो ने अपनी साथी के लिए कुछ जिम्मेदारी महसूस की। उन्होंने हर चीज में उनका साथ दिया, रोल पर काम करने में मदद की। इसके अलावा अभी हाल ही में एलन डिजेनर्स के साथ एक इंटरव्यू में सैंड्रा ने माना कि वो कियानो से प्यार करती थी। I think about how sweet Keanu Reeves was and how handsome he was. It was hard. It was really, it was hard for me to like really be serious. Like he would look at me and I'd be like. कुछ वक्त के बाद एलन ने कियानो को वो वीडियो दिखाया और उन्होंने कहा कि वो भी सैंड्रा को पसंद करते थे। क्या पता उन्होंने ये दिल रखने के लिए कहा या ऐसा सच में था। लेकिन कुछ भी हो, स्क्रीन पर उनकी केमिस्ट्री को नकारना नामुमकिन है। कियानो रीव्स के इस रोल के लिए राजी होने की एक और वजह ये थी कि जॉन डे बोंट ने उन्हें फिल्म में कुछ ट्रिक्स खुद करने की पेशकश की थी। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के फैन रीव्स इस तरह के मौके को मना नहीं कर सके, जिसकी वजह से कियानो इतने खुश हो गए कि उन्होंने स्टंटमैन की मदद के बिना 90% स्टंट खुद किए। शूटिंग के लिए जॉन डे बोंट ने कियानो का छोटा बाल कटवाया। जब 20th सेंचुरी फॉक्स फिल्म कंपनी को इसके बारे में पता चला तो फिल्म का प्रोडक्शन टाल दिया गया। प्रोड्यूसर्स डर गए थे। उन्हें ये डर था कि दर्शक रीव्स को नहीं पहचानेंगे। बदकिस्मती से स्पीड की शूटिंग में बीता वक्त रिवर फीनिक्स के दुख की वजह से कियानो के लिए भारी पड़ गया। ये उसी बीच हुई जब एक्टर को इस ट्रेजेडी के बारे में पता चला। रीव्स के लिए शूटिंग को आसान बनाने के लिए डे बोंट ने शूटिंग शेड्यूल को बदल दिया ताकि एक्टर हल्के सीन्स पर काम कर सके। रीव्स बेहद शांत रहते थे और उन्होंने अपना सारा खाली वक्त अपने ट्रेलर में अकेले बिताया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी हिट बन गई और कियानो को अपने काम के लिए $1.2 मिलियन की फीस मिली। इस एक्शन एडवेंचर को 20वीं सदी की 100 सबसे शानदार फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया गया। कियानो आखिरकार ए लिस्ट पर आ गए, सबसे ज्यादा फीस पाने वाले एक्टर्स की लिस्ट में। स्पीड की कामयाबी के बाद फॉक्स स्टूडियो एक सीक्वल की शूटिंग करना चाहता था, लेकिन रीव्स ने इसमें हिस्सा लेने से साफ इनकार। ये हरकत बिल्कुल पागलपन वाली लग रही थी। हालांकि बाद में रीव्स का फैसला सही निकला। सबसे खराब सीक्वल के लिए गोल्डन रास्पबेरी पाने के अलावा 1997 की ये सीक्वल बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिरी। इस बीच रीव्स ने साइबरपंक फिल्म जॉनी नेमोनिक में एक्टिंग की। कियानो विलियम गिब्सन के फैन थे जो इसी नाम की कहानी के राइटर थे। इस कहानी के बेसिस पर इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई थी, इसीलिए एक्टर खुशी खुशी मेन रोल निभाने के लिए तैयार हो गए। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रॉबर्ट लोंगो दरअसल एक फेमस आर्टिस्ट थे। नेमोनिक से पहले उन्होंने शौकिया तौर पर सिर्फ कुछ क्लिप शूट किए थे, लेकिन एक दिन उनके पास गिब्सन की कहानी आई और इस आर्टिस्ट ने राइटर को उनके नाम के बेसिस पर एक फिल्म बनाने की राय दी। गिब्सन मान गए और यहाँ तक कि अपने मन से ही इस फ्यूचर की फिल्म के लिए एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए तैयार हो गए। शुरुआत में फिल्म को एक साइकोलॉजिकल ड्रामा की तरह सोचा गया था, जिसके लिए राइटर को काफी वक्त तक पैसे नहीं मिले। आखिर में वो सोनी पिक्चर्स के साथ बातचीत करने में कामयाब रहे, लेकिन जल्द ही उन्हें इसका पछतावा हुआ। फिल्म लंबे वक्त तक बनती रही। उस दौरान कियानो रीव्स हॉलीवुड स्टार बनने में कामयाब हो चुके थे। सोनी पिक्चर्स ने स्पीड की कामयाबी को देखते हुए एक आरामदायक आर्ट हाउस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को समर ब्लॉकबस्टर में बदलने का फैसला किया। बाद में रॉबर्ट लोंगो ने माना कि वो जो करना चाहते थे, फाइनल वर्जन इसका सिर्फ 65% निकला। इन सालों में जॉनी नेमोनिक ने एक कल्ट क्लासिक फिल्म का दर्जा पा लिया, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं भर पाई। इसके अलावा रीव्स की एक्टिंग को भी सभी ने नहीं सराहा। 1996 में उन्हें इस रोल के लिए गोल्डन रास्पबेरी के लिए नॉमिनेट भी किया गया, लेकिन ना तो उन्हें और ना ही फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाबी का एक्टर के करियर पर कोई असर पड़ा। कियानो का अगला काम मेलोड्रामा ए वॉक इन द क्लाउड्स था। अब इसे कई दर्शक पसंद करते थे। अजीब बात तो ये है कि रीव्स को इस फिल्म में उनके रोल के लिए वर्स्ट एक्टर कैटेगरी में गोल्डन रास्पबेरी एंटी अवार्ड के लिए एक और नॉमिनेशन मिला। उसी वक्त उन्हें MTV चैनल अवार्ड्स में मोस्ट डिजायरेबल मैन के लिए नॉमिनेट किया गया। एक साल बाद रिलीज हुई चेन रिएक्शन से क्रिटिक्स खुश नहीं थे। फिल्म ने अपनी प्रोडक्शन पर खर्च किए गए खर्च से सिर्फ 10 मिलियन ज्यादा ही कमाए। जिन हालातों में फिल्म की शूटिंग करनी पड़ी, उसे देखते हुए ये बहुत ही मायूसी भरा नतीजा था। ग्रेट लेग्स पर रिकॉर्ड ठंड, सर्दियों और खराब मौसम में शूटिंग करना एक्टर्स और क्रू के लिए काफी मुश्किल वक्त था। और अंदाजा लगाइए कि कियानो को इस परेशानी के लिए फिर से कौन से एंटी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। उसी साल क्राइम कॉमेडी फीलिंग मिनेसोटा रिलीज हुई। नई आई हुई कैमरन डियोज रीव्स के साथ थी। कियानो के मुताबिक वो फिल्म के सेट पर इतनी बार धूम्रपान करते थे कि असल जिंदगी में उन्हें सिगरेट की लत लग गई। फिल्म पहले की ही तरह नाकामयाब रही। कियानो उस दौर में थिएटर के मंच पर ज्यादा खुशकिस्मत थे।
1995 में उन्होंने विनिपेग में मैनिटोबा थिएटर सेंटर में प्रिंस हैमलेट का रोल निभाया। उनके एक्टिंग के रिव्यूज काफी ज्यादा बेहतरीन थे। क्रिटिक्स के मुताबिक रीव्स राजकुमार की इमेज को ताजा, जिंदा दिल और यहाँ तक कि खुद को ढालने में कामयाब थे। फिर भी ऐसा लगने लगा था कि कियानू रीव्स ने सिनेमा के इलाके में खुद से सब कुछ कर दिखाया और उनसे नई कामयाब फिल्मों की उम्मीद करना लाजमी था। हालांकि उन्होंने जल्दी से उन्हें नजर से उतार दिया। कियानू के लिए अगले प्रोजेक्ट पर काम करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने जो रोल किया वो उनके करियर के सबसे बेस्ट रोल्स में से एक माना जाता है। बेशक हम कल्ट क्लासिक द डेविल्स एडवोकेट में केविन लोमैक्स के बारे में कह रहे हैं। शुरुआत में वो फिल्म को एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनाने जा रहे थे, जिसमें शैतान होगा, आंखों से बिजली निकलेगी, धमाके और बहुत कुछ होगा। लेकिन सभी सीरियस एक्टर्स ने इस तरह के प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, जिसमें अल पचिनो भी थे। स्क्रिप्ट को कई बार फिर से लिखा गया, जिससे इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बदल गया। शुरुआत में मेन रोल के लिए ब्रैड पिट, जॉन क्यूसैक और एडवर्ड नॉर्टन को चुना गया था, लेकिन सभी ने दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात कहते हुए मना कर दिया। फिर डायरेक्टर का ध्यान कियानू पर गया। कियानू इस तरह के एक दिलचस्प प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका पाकर हद से ज्यादा खुश थे, और जब उन्हें पता चला कि अल पचिनो उनके साथ काम कर सकते हैं, तो वो कम फीस के लिए राजी हो गए, ताकि डायरेक्टर महान एक्टर की ज्यादा फीस की मांग को पूरी कर सकें। स्क्रिप्ट के नए वर्जन से दरअसल अल पचिनो खुश हुए और 5 बार इनकार करने के बाद भी उन्होंने डायरेक्टर से प्यारा सा हाँ बोला। जब अल पचिनो को पता चला कि कियानू ने अपनी फीस का कुछ हिस्सा उन्हें दान कर दिया है, तो उन्होंने उतने पैसे कहीं दान में दे दिए। दरअसल सच्चाई तो ये थी कि अल्फ्रेडो को रीव्स के एक्टिंग का लेवल ही पसंद नहीं था। कियानू के मुताबिक पचिनो वक्त वक्त पर उनकी एक्टिंग की हद का टेस्ट किया करते थे। वो कभी कभी हर टेक को एक अलग तरीके से निभाने के लिए कहते थे, जिससे कि वो ये समझना चाहते थे कि क्या उनका साथी कियानू कुछ अलग कर पाएगा और अपने कैरेक्टर को कुछ नया दे पाएगा। लेकिन डायरेक्टर के मुताबिक एक्टर्स ने एक दूसरे की बराबरी नहीं की, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट किया। Those were some good days, and it's such a wonderful performance from Mr. Pacino. Who you carrying those bricks for, Kevin? God? Anyway. रोल की तैयारी करते हुए एक्टर ने न्यूयॉर्क के कई वकीलों के साथ काफी वक्त बिताया। उन्होंने फेमस मुकदमों के बारे में कई आर्टिकल्स और उनके हिस्से भी पढ़े। फिल्म, जिसे अब एक कल्ट क्लासिक माना जाता है, उसको पहले तो अच्छे रिव्यूज नहीं मिले। क्रिटिक्स ने इसे शानदार से ज्यादा दिलचस्प कहा और वेबसाइट रॉटन टोमेटोज ने फिल्म को 63% की ठीक ठाक रेटिंग दी। और फिर भी द डेविल्स एडवोकेट को बेस्ट हॉरर फिल्म कैटेगरी में सैटर्न अवार्ड मिला। फिल्म की रिलीज के बाद मीडिया ने कियानू और चार्लीज थेरॉन के बीच रोमांस के बारे में बात करना शुरू कर दिया। दोनों एक्टर्स अक्सर एक साथ दिखाई देते थे, लेकिन असल में वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। कियानू रीव्स की पर्सनल लाइफ हमेशा अच्छी तरह से सीक्रेट बनी रही। लंबे वक्त तक कई लोग उन्हें गे मानते थे। सब कहते थे कि उनका मशहूर मीडिया मैग्नेट डेविन गेफिन के साथ अफेयर था, लेकिन इन अफवाहों को कभी कंफर्म नहीं किया जा सका। हालांकि ये एक्टर लाखों कमा रहे थे, फिर भी ये होटलों में रहते थे। इन्होंने अपना खुद का घर खरीदने की कोई जरूरत नहीं समझी। रीव्स ने अपनी ज्यादातर रॉयल्टी दान पर खर्च की, साथ ही साथ अपनी बहन और माँ की मदद की। उन्होंने मोटरसाइकिलों को छोड़कर बाकी किसी चीज पर पैसे। कियानू को अभी भी स्पीड और रिस्क पसंद है, और जाहिर है उन्हें काफी एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ा। पुरानी चोटों ने उन्हें एक नए, बहुत ही दिलचस्प और शारीरिक तौर पर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के मौके से लगभग रोके रखा। तैयारी के दौरान कियानू को गर्दन में दर्द महसूस हुआ। टेस्ट में पता चला कि उनकी गर्दन की हड्डी खिसक गई है, जिससे उन्हें जल्द ही सेहत से जुड़ी कोई सीरियस परेशानी हो सकती है। उन्हें एक जरूरी ऑपरेशन करवाना था, लेकिन किस्मत से रीव्स प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर्स को उनकी हालात के बारे में समझाने में कामयाब रहे, जिससे उन्हें हटाया नहीं गया। स्पाइनल सर्जरी के 1 महीने के बाद रीव्स एक बहुत जरूरी फिल्म की शूटिंग के लिए निकल पड़े। उस वक्त के लगभग गुमनाम डायरेक्टर्स लैरी एंड एंडी वकोव्स्की के जरिए दर्शकों को फिल्म की ओर रिझाने के लिए वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो किसी चमकीले सितारे को द वन के रोल में लेना चाहता था। ब्रैड पिट, इवान मैकग्रेगर, टॉम क्रूज, लियोनार्डो डिकैप्रियो और कई और लोगों के बारे में सोचा गया, लेकिन सभी ने अलग अलग वजहों से मना कर दिया। जैसे कि डिकैप्रियो को डर था कि बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स उनकी एक्टिंग को मार देंगे, और निकोलस केज ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग के लिए नहीं जाना चाहते थे। काफी वक्त तक विल स्मिथ मेन कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने इस प्रोजेक्ट से इनकार कर दिया, क्योंकि उस वक्त उन्होंने खुद को इतने सीरियस रोल के लिए तैयार एक्टर नहीं माना था। हालांकि विल स्क्रिप्ट से खुश थे और उन्हें यकीन था कि ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा।
यही वो रोल है जिसे निभाने के लिए कियानो का जन्म हुआ था। जब मैं फिल्म देखता हूँ और उनकी किए गए काम को देखता हूँ तो 100 ऐसे मौके आते हैं जब मैं सोचता हूँ मैंने इसे गड़बड़ कर दिया होता। तब जॉनी डेप और कियानो रीव्स के बीच चुनना था और कियानो ने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद फिल्म में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और ऑडिशन में सबके सामने खुद को बहुत अच्छे से जाहिर किया। मैंने मैट्रिक्स क्यों चुना? सबसे पहले स्क्रिप्ट की वजह से, इसके कैरेक्टर्स ने कैसे बात की और उन्होंने क्या कहा। मुझे इसके डायलॉग और आइडिया दोनों पसंद आए। मैं बस इससे ही हैरान था। कियानो को साइंस फिक्शन और फिलॉसफी में दिलचस्पी थी और बाकी सबके कहने पर केविन केली की किताब आउट ऑफ कंट्रोल इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पर वैज्ञानिक डायलन इवांस के काम और बॉडीलॉट के ऐसे का कलेक्शन सिमुलार्का एंड सिमुलेशन शूटिंग से पहले पढ़ा। वकोव्स्कीज ने महसूस किया कि कम से कम स्क्रिप्ट के मामले में वो और रीव्स तो एक साथ थे और जब एक्टर महीनों की ट्रेनिंग के लिए राजी हो गए तो स्टूडियो और वकोव्स्कीज ने महसूस किया कि उन्होंने आखिरकार द वन को ढूंढ लिया है। सभी एक्टर्स को जल्दी से लड़ना, कलाबाजी करना और दीवारों पर दौड़ना सीखना था। इसीलिए जो लोग मेन रोल निभा रहे थे उन्होंने सेट पर काम शुरू करने से पहले मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने के लिए 5 महीने से ज्यादा वक्त तक रोजाना ट्रेनिंग की। हमने सोचा था कि इसमें कुछ हफ्ते लगेंगे। हम गलत थे। अपनी हरकतों को ऑटोमेट करने के लिए और उन्हें असली जैसा बनाने के लिए आपको उन्हें हजारों बार दोहराने की जरूरत है। ये बहुत मुश्किल था लेकिन बहुत दिलचस्प भी था। काफी वक्त तक समझाने बुझाने के बाद एक्शन फिल्मों के फेमस चीनी डायरेक्टर युएन वुपिंग ने एक्टर्स को लड़ना सिखाना शुरू किया। उनकी रहनुमाई में एक्टर्स को न केवल कुंग-फू बल्कि एक तरह से वायर-फू में भी महारत हासिल करनी थी। ये एक अलग तरह का कुंग-फू है जिसमें एक्टर्स को खास केबलों पर बांध दिया जाता है और जिससे पेचीदा ट्रिक्स को अंजाम देने में आसानी होती है। हर एक्टर को एक पर्सनल चीनी कोच सौंपा गया था और कियानो के गुरु अंग्रेजी भी नहीं बोल पाते थे। इसका नतीजा सभी की उम्मीदों से परे निकला। कोई समझ नहीं, कोई स्टंटमैन नहीं, स्क्रिप्ट को आसान बनाने जैसी कोई लाजवाब तकनीक की जरूरत नहीं। फिर भी एक्टर्स इस तरह लड़ रहे थे कि जैसे उन्हें पहले की आधी जिंदगी से पता रहा हो कि ये सब कैसे करना है। I know Kung Fu. Show me. एक तो वैसे ही तैयारी का पूरा कोर्स अपने आप में थका देने वाला था। कियानो के लिए बाकी सबके बजाय ये और भी मुश्किल था क्योंकि ये एक्टर पहले की चोट से उभरना शुरू ही कर रहा था। मार्च 1998 में फिल्म क्रू सिडनी पहुंचा, लेकिन अचानक एक नई परेशानी सामने आई। रीव्स को पता चला कि उनकी रीढ़ की हड्डी अब तक जुड़ी नहीं है, इसीलिए ये एक्टर कुछ वक्त तक लड़ नहीं सका और वकोव्स्कीज को शूटिंग शेड्यूल को इस तरह से सेट करना पड़ा कि वो पहले आसान सीन्स को शूट कर सकें और लड़ाई झगड़े और बाकी सीन्स को बाद के लिए छोड़ दें। सबसे मुश्किल सीन में से एक वो थी जिसमें मॉर्फियस और नियो ने एक ट्रेनिंग डुएल किया। लॉरेंस फिशबर्न और कियानो रीव्स ने शूटिंग होने से 1 महीने पहले पूरी लड़ाई की प्रैक्टिस की और जबकि दोनों एक्टर्स पहले से ही सब कुछ अच्छे से कर रहे थे और जानते थे कि कहां और कैसे सुधार करना है, फिर भी लड़ाई को शूट करना बहुत मुश्किल था। युएन वुपिंग ने कियानो रीव्स की हर चीज को एकदम परफेक्ट बनाने की चाहत की बहुत तारीफ की। Fake fights are fun. ये एक्टर भी हर सीन की शूटिंग के दौरान सब कुछ एकदम बेस्ट रखना चाहते थे, लेकिन यहाँ उनकी धुन अपनी ऊंचाई पर पहुंच गई थी। चोट की वजह से उन्होंने ट्रिपल किक को बुरी हालत में प्रैक्टिस किया। फिर भी उनकी हरकतों में गलतियां हुई जिसके लिए बहुत से टेक लेने पड़े, लेकिन वो शूटिंग को रोकना नहीं चाहते थे जिसकी वजह से इस ट्रिक को फिल्माने में 21 टेक लग गए थे। जब मैंने इस सेल्फ टॉर्चर को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये करना बहुत दर्दनाक था। सेट पर हर कोई हैरान था कि रीव्स दिमागी और शारीरिक थकान को भूलकर जंग में कैसे पहुंच गए थे। गर्दन में दर्द के साथ भी उन्होंने वीकेंड में पढ़ाई की जब एक्टर्स आराम किया करते थे। लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा मेट्रो में नियो और एजेंट स्मिथ के बीच डुएल वाला सीन था। इसमें हिस्सा लेने वाले सभी लोग इसे अपनी जिंदगी में अब तक के सबसे मुश्किल सीन की तरह याद करते हैं। इसमें लड़ने के साथ साथ उन सपोर्टिंग केबलों का सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी था जिनकी मदद से ये सारी ट्रिक्स करी जा रही थी। किसी फाइट की इस तरह की कोरियोग्राफी पहले कभी नहीं की गई थी, लेकिन हालात इस वजह से और मुश्किल थे क्योंकि यहाँ कोई स्टंटमैन नहीं थे। कियानो रीव्स और ह्यूगो वीविंग ने सभी काम खुद से किए। बहुत सारे टेक्स लेने के बाद सबको वो सीन मिली जो चाहिए थी और जिसकी वजह से पूरे उस सीन को फिल्माने में प्लान से 10 दिन ज्यादा वक्त लगा। काम खत्म होने तक सभी पूरी तरह से थक चुके थे। इस रोल के लिए कुर्बानियां यहीं खत्म नहीं हुई। नियो के मैट्रिक्स से निकलने का आखिरी एपिसोड फिल्माया गया। ये वो सीन था जिसमें वो पहली बार एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड से भरे कैप्सूल में से जागता है। इस एपिसोड के लिए एक्टर को अपने बालों और भौं को पूरी तरह से मुंडवाना पड़ा, जो कि शूटिंग के खत्म होने के बाद तक धीरे धीरे उगता रहा। मुश्किल शूटिंग के बावजूद इस फिल्म में काम करना इस एक्टर के लिए एक बहुत खुशनुमा एहसास था। ये मेरे पूरे करियर की आज तक की सबसे अच्छी फिल्म रही है। सेट का माहौल बहुत बेहतरीन था। हम सब अच्छे दोस्त बन चुके थे।
जिन्होंने सेट पर एक साथ बिताए हर पल का मजा लिया, हर अच्छे बुरे में साथ रहे, ऊंच नीच में साथ रहे, जिन्हें शुरू से ही यकीन था कि ये एक बेहतरीन फिल्म होगी। द मैट्रिक्स 31 मार्च 1999 को यूएसए में रिलीज हुई। ना तो प्रोड्यूसर्स को, ना एक्टर और ना ही क्रू के किसी और मेंबर को इस बात का अंदाजा था कि फिल्म इतनी अच्छी बन सकती है। यहाँ तक कि रीव्स जो काफी वक्त से फिल्म कर रहे थे और जानते थे कि फेमस होना क्या है, उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि फिल्म और उसके कैरेक्टर्स का इतना असर होना मुमकिन है। वो हैरान थे कि लोग मैट्रिक्स देखने 3 या 10 बार जाते थे। वहीं उनका ईमेल बॉक्स मेल से भरा पड़ा था। और फिर उन्होंने बताया कि लोग फिल्म के कैरेक्टर्स की तरह कपड़े पहनने लगे हैं। सच कहूँ तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। प्रीमियर के 2 साल बाद इसके बनाने वालों ने सीक्वल की शूटिंग की, लेकिन हम इस बारे में कियानो की बायोग्राफी के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। ये सिर्फ आप पर है कि दूसरा हिस्सा कितनी जल्दी रिलीज होगा। इस वीडियो पर जैसे ही हमें 3000 लाइक्स मिलेंगे, हम तुरंत दूसरा पार्ट रिलीज करेंगे, तो इसे लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। और अगर आप मैट्रिक्स के बारे में और भी दिलचस्प बातें जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। किस बात ने इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक फिल्म बना दिया? सिर्फ 7% दर्शकों ने इसमें किन रेफरेंस को नोटिस किया? और कल्ट सीन को कैसे फिल्माया गया? इन सभी सवालों के जवाब यहाँ है। लिंक को फॉलो करें और देखें। और आज के लिए बस इतना ही। हम हैं बायोग्राफर। जल्द ही मिलते हैं। अलविदा।